आज हम बात करेंगे जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड। इससे पहले जो डिस्कस किया था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि जो प्रिंसिपल है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो क्या है, मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन होता है, मॉलिक्यूल टूटते हैं, ठीक है, और वो आयंस के अंदर डिसोशिएट होते हैं। आयंस मीन्स पॉजिटिव आयंस में भी डिसोशिएट हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस में भी डिसोशिएट हो सकते हैं और फ्री रेडिकल्स में भी डिसोशिएट हो सकते हैं। समटाइम्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ आयंस को डिटेक्ट करता है, आइदर वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो। तो कोई भी कंपाउंड हो उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें मास स्पेक्ट्रम में पीक दिखाई देती है जो M/E वर्सेस इंटेंसिटी के बेसिस पर अरेंज रहती हैं। तो पर्टिकुलर या कोई भी कंपाउंड उसके क्या क्या फ्रेगमेंटेशन मोड हो सकते हैं, अगर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो हम इससे भी आइडिया लग सकता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो कौन सा होगा। तो क्या क्या फ्रेगमेंटेशन मोड हो सकते हैं इसके बारे में आज डिटेल हम बात करेंगे। तो जो रिलेटिव अबंडेंस है फ्रेगमेंटेड आयन की, जो जो आयंस बने हैं या हम कह सकते हैं इसको डॉटर आयन बोलते हैं या फ्रेगमेंट आयन बोलते हैं, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है उसकी अबंडेंस, या वो कितनी मात्रा में बने हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस का मतलब अमाउंट, कितनी मात्रा में बने हैं वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ द आयन, जो आयन बना है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। सेकेंड है ऑल्सो द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल लॉस्ट, जो फ्रेगमेंट टूटा है, ठीक है, या जो रेडिकल टूटा है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी जो है फ्रेगमेंटेशन डिपेंड करता है। So the stability of the ion can be judged by stabilization of the charge which depend upon the, कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि आपने कैटायन ले लिया, ठीक है, आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीन तरह के कैटायन लिए। अब जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तीनों का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो हम क्या कहते हैं, टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो प्लस चार्ज होता है उसका जो है वो क्या कह सकते हैं, उसका स्प्रेडिंग हो जाता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है, बहुत सारे रीजंस हैं उसके अंदर, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और ये चार्ज सेपरेशन भी है उसका। तो इसी तरह से इसके अंदर आप देख सकते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ आयन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन कैन बी जज्ड बाय स्टेबलाइजेशन ऑफ द चार्ज, किस तरह से जो चार्ज है उसका स्टेबलाइजेशन हो रहा है, चार्ज का स्टेबलाइजेशन कैसे हो रहा है, किस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड अपॉन द रेजोनेंस, मीन्स पर्टिकुलर कंपाउंड क्या रेजोनेंस कर पा रहा है, ठीक है। जैसे हम 1,3-ब्यूटाडाइन का अपन ले रहे हैं, कैटायन बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, चार्ज का सेपरेशन हो जाता है बाय रेजोनेंस। तो इसी तरह से और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर रेजोनेंस से चार्ज का स्टेबलाइजेशन हो रहा हो तो वो कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या हम कह सकते हैं वो फ्रेगमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से सेकंड फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या, दूसरा आयन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दूसरा एटम क्या उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा फैक्टर है पोलराइजेबिलिटी। तो डिपेंड कर रहा है कि हमारा कंपाउंड किस तरह का है, उसके ऊपर ये फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर हमारा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो रेजोनेंस फैक्टर होगा, इंडक्टिव इफेक्ट हेटेरो कंपाउंड है तो उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है अगर हमारा कायरल कंपाउंड है, तो डिपेंड करता है कि हमने फ्रेगमेंट के लिए या हमारा जो पेरेंट आयन है वो किस तरह का है, उसके ऊपर जो पेरेंट आयन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो द रेडिकल साइट इज रिएक्टिव एंड कैन फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, जो भी रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और दूसरे बॉन्ड बनाते हैं, न्यू बॉन्ड बनाते हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड इज अ पावरफुल ड्राइविंग फोर्स फॉर द आयन डिकम्पोजिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि आयन के डिकम्पोजिशन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि कंपाउंड क्यों आयंस के अंदर डिसोशिएट होता है, क्योंकि वो नया बंध बनाना चाहता है, नया बॉन्ड बनाना चाहता है और अपने आप को स्टेबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, इसीलिए उसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है कि एटम से मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होते हैं, तो हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या बोलती है, एटम से मॉलिक्यूल इसलिए फॉर्म होते हैं कि वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं, अपने वैलेंस सेल में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखकर। तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, इनर्ट गैस के। इनर्ट गैसेस जो है वो नेचर के अंदर ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। इसी तरह से हर कंपाउंड जो है वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता है, जिससे कि उसकी एनर्जी जो है वो कम से कम हो, या हम कह सकते हैं कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो,
या हम कह सकते हैं कि कंपाउंड अपने आप को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में रखना चाहता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड इज अ पावरफुल ड्राइविंग फोर्स फॉर आयन डिकम्पोजिशन. The energy released during bond formation is available for the cleavage of some other bond in the ion. अब जो आप देखिए दो काम हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका काम क्या हो रहा है, वो जो दूसरे आयन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसके फ्रेगमेंटेशन के अंदर काम आती है. सो सम इम्पोर्टेंट फ्रेगमेंटेशन मोड्स आर डिस्क्राइब्ड. लोग कौन कौन से फ्रेगमेंटेशन मोड हो सकते हैं आप देखिए. पहला है सिंपल क्लीवेज. सिंपल क्लीवेज, इसमें सिंपल मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग हो रहा है. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ए सिंगल बॉन्ड. होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज जैसे ए 2A है ना, 2A ब्रेक हुआ, क्या बना A+A, इसको बोलेंगे हम होमोलाइटिक क्लीवेज. ठीक है, यहाँ पे भी एग्जांपल देने की कोशिश की है. सिंपल ए के इलेक्ट्रॉन है, ये ए टाइप का मॉलिक्यूल है, हम ए बी टाइप का मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं. दिस इज द ए, दिस इज द बी. क्या दे रहा है? A+B. इसके इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. सो सच टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज. एंड इन सेकंड एग्जांपल आप देखिए, ये है ना, इसमें लॉन पेयर किसके पास गया? एक एटम के पास गया, दूसरा एटम के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं. क्या बना? कैटायन और एनायन. सच टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. तो हम बात करते हैं सिंपल क्लीवेज की. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ए सिंगल बॉन्ड. द होमोलाइटिक क्लीवेज इज इनिशिएटेड बाय अ रेडिकल साइट. होमोलाइटिक क्लीवेज हमें क्या देता है? फ्री रेडिकल देता है. होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में देखिए आप. होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर क्या होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जो हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विच इज कैपेबल ऑफ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होते. आपने देखा होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आपने जब पढ़ी होगी कि दीज आर हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, क्योंकि वो जल्दी से बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल बनाना चाहती है. सो ऑड इलेक्ट्रॉन आयन हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज कैपेबल ऑफ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. When a bond is formed, energy is released. The energy released by bond formation can help offset the energy required for the cleavage of some other bond in the ion. जो हमने अभी बताया था कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या करती है? दूसरे आयन को फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करती है. So we can say homolytic cleavage reaction are very common and can be classed in the following type. Homolytic cleavage reaction सबसे कॉमन रिएक्शन है और इनको हमने जो निम्न क्लासेस या हम कह सकते हैं कि मोड 1, मोड 2, मोड 3 के अंदर क्लासीफाई किया है. तो हम पहले बात करेंगे मोड 1 या क्लास 1 की. मोड 1. This fragmentation mode operate in compound in which a heteroatom is singly bonded to a carbon atom. हम देखिए मोड 1 के बारे में बात करें, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं क्लीवेज के. दीज आर कॉल्ड मोड. तो मोड 1 क्या कहता है? दिस फ्रेगमेंटेशन मोड ऑपरेट, ये किस तरह के कंपाउंड के अंदर ऑपरेट होता है? जहां पर एक हेटेरो एटम होता है. हेटेरो एटम कौन सा? कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, ये सारे के सारे हेटेरो एटम है. सो द फ्रेगमेंटेशन मोड, देखिए आप, दिस फ्रेगमेंटेशन मोड ऑपरेट इन कंपाउंड इन विच अ हेटेरो एटम इज सिंगली बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम. हेटेरो एटम कार्बन एटम से सिंगली बॉन्डेड है. पेरेंट आयन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. पेरेंट आयन कैसे फॉर्म होता है? पेरेंट आयन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, from the heteroatom. A new bond is formed with adjacent atom through the donation of unpaired electron and the transfer of an electron from the adjacent bond. ठीक है, नया बंद कैसे बनता है? न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद एडजेसेंट एटम. या तो वो डोनेशन करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, या फिर ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट बॉन्ड. ठीक है, तो आप देखो ये फ्री बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल बना, ये कंपाउंड RCHX R-. यहाँ से क्या निकला? फ्री रेडिकल R' फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकला. और हमारा दूसरा कंपाउंड क्या बना? R', डबल बॉन्ड X. सो ज्यादा अबंडेंट पीक यानी ज्यादा मात्रा में, मोर इंटेंस जो दिखने वाली पीक होती है, हम उसको बोलते हैं मोर अबंडेंट पीक आर फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो बहुत ही अच्छा क्लीवेज माना जाता है, क्योंकि इस केस में जो पीक फॉर्म हुई है वो काफी इंटेंस होती है. सो मोर अबंडेंट पीक आर फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज इन द अल्फा पोजिशन टू द हेटेरो एटम इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कोहल, अमाइंस, ईथर एटसेट्रा. तो ये जो पीक होती है, ये मोर अबंडेंट पीक है जो कि कार्बन कार्बन के क्लीवेज से मिल रही है, वो अल्फा पोजीशन पे होती है हेटेरो एटम के. कहाँ आपको देखने को मिलती है? इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कोहल का आप देख लीजिए, अमाइंस का देख लीजिए, ईथर का देखिए,
उन सारे केसेस में हमें इस तरह की पीक दिखाई देती है। सो सेकेंड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल। देखो आप RCHOH, ये है RCHOH R डैश, इसका क्लीवेज कैसे होगा R डैश प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा R डैश CH डबल बॉन्ड OH, सेकेंड स्पीसीज ये बनी। सिमिलरली जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था एल्कोहल अमाइंस ईथर, दिस इज द ईथर RCH2O CH2 R डैश। ईथर का क्लीवेज किस तरह से होगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2 R रेडिकल फॉर्म हो रहा। तो हर केसेस के अंदर जो R है वो रेडिकल फॉर्म हो रहा है। थर्ड में अमाइंस में आप देखो RCH NH R डबल डैश R डैश क्या दे रहा है, R डैश प्लस R डैश, दिस स्पीसीज इज फॉर्म। सो इन ऑल द केसेस फ्री रेडिकल R इज फॉर्म। तो क्लीवेज कौन सा है, CC क्लीवेज, कार्बन कार्बन क्लीवेज। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रो एटम। ये एग्जाम्पल है एल्कोहल का, ये सिंपल कंपाउंड जिसके पास हेट्रो एटम है, ये एल्कोहल है, ये हमारा ईथर है, ये कौन सा है, अमाइन है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ 3 आइसोमेरिक ब्यूटाइल अल्कोहल आर डिफरेंट। हम क्या सोचेंगे सारे जो अल्कोहल है वो इसी तरह का क्लीवेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका ब्यूटाइल अल्कोहल होता है उसका मास स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है तीनों का, क्योंकि इसकी 3 आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं। सो द मास स्पेक्ट्रम ऑफ 3 आइसोमेरिक ब्यूटाइल अल्कोहल आर डिफरेंट। सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्यूटानॉल अंडरगो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज। N-butanol undergo elimination to give a peak at M/E56। क्या कौन कौन से क्लीवेज हो सकते हैं, 3 आइसोमेरिक ब्यूटाइल अल्कोहल का डिफरेंट है। सेकेंडरी और टर्सरी जो अल्कोहल होते हैं वह भी इसी तरह का क्लीवेज देते हैं। N-butanol इस तरह से पीक देता है, इस तरह से एलिमिनेट होता है कि हमें M/E56 पर हमें एक पीक मिलती है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल, कंसिडर द मास स्पेक्ट्रम इन 2-butanol, या हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटानॉल। तो दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटानॉल। आप देखो 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोले, सेकेंडरी, या हम लोग इसको बोले 2-butanol। तो CH3 CH2 CHOH CH3, फिर रेडिकल इसमें से निकला, क्या मिला, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड OH M/E59 पर। तो ये कंपाउंड कौन सा, सिंपल 2-butanol। और ये हो गया सेकेंडरी, हो गया टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल का क्लीवेज आप देखें सेम, CH3 CH3 डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर भी M/E59 है, यहाँ पर भी M/E59। सो दिस इज द केस 1। किसका हम बात करें, अभी होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में बात करें। इसी तरीके से आप देखिए मोड सेकेंड। मोड सेकेंड में क्या है, हेट्रो एटम इज अटैच टू अ कार्बन एटम। जब हेट्रो एटम कार्बन एटम से अटैच बाय ए डबल बॉन्ड, अल्फा क्लीवेज इज द प्रेफर्ड फ्रेगमेंटेशन मोड। ध्यान से सुनिए आप इसको, जब हेट्रो एटम कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो अल्फा क्लीवेज जो होता है वो बहुत ही आपका जो प्रेफर्ड फ्रेगमेंटेशन मोड होता है। सो दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज शोन बाय मेनी कंपाउंड सच एज कीटोन्स, एस्टर्स, एमाइड्स एटसेट्रा। इस तरह का फ्रेगमेंटेशन, अभी हमने बात किसकी करी थी, अल्कोहल अमाइंस एस्टर, लेकिन ये जो है C डबल बॉन्ड O वाला जो फ्रेगमेंटेशन है, दिस इज शोन बाय द कंपाउंड कीटोन्स, एस्टर एंड अमाइड। सो कंपाउंड कंटेनिंग C ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान से सुनना, और C डबल बॉन्ड S ग्रुप डू नॉट शो दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ऐसे कंपाउंड जिनके पास C ट्रिपल बॉन्ड N है या CS ग्रुप है, इस तरह के कंपाउंड ये फ्रेगमेंटेशन मोड शो नहीं करते। तो कीटोन्स की हम बात करते हैं। कीटोन्स के अंदर जो ऑब्जर्वेबल पीक है, हम क्या कह सकते हैं इसको, सिग्निफिकेंट पीक है आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ पर भी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से जो पीक मिल रही है वो बहुत ही क्लियर पीक है, विच इज अल्फा टू दी कार्बोनाइल ग्रुप। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो कौन सा फ्रेगमेंटेशन मोड होता है, उस कार्बन का जो कि अल्फा पोजीशन पर है या अल्फा है फंक्शनल ग्रुप से। अनसिमेट्रिकल कीटोन शोज 2 टाइप ऑफ पीक। जो हमारे अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं उसमें 2 तरह की पीक होती हैं, आइदर एल्काइल ग्रुप कैन बी लॉस्ट, या तो एल्काइल ग्रुप लॉस्ट हो जाता है, या जो आप देखिए सिंपल तरीके से अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो द एलिमिनेशन ऑफ ए बिगर एल्काइल रेडिकल इज प्रेफर्ड। अगर हमारे पास 2 तरह के चांसेस है तो कौन सा हमारा ग्रुप जो है वो
ब्रेक होगा, वो वाला ग्रुप ब्रेक होगा जिसके अंदर बड़ा हमारे पास रेडिकल फॉर्म होता है. So the elimination of a bigger alkyl radical is preferred. In the same way, the fragmentation mode in aldehyde esters and amide lead to cleavage of CH, CO, CN bond respectively. इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड एस्टर्स और अमाइड्स के अंदर जो ब्रांचिंग है उसमें अगर बड़ा रेडिकल फॉर्म होने की कैपेबिलिटी है, यानी ये एक तरफ मान लीजिए टर्सरी अल्काइल है, एक तरफ प्राइमरी अल्काइल है, तो फ्रेगमेंटेशन मोड किस तरफ से होगा? टर्सरी अल्काइल की तरफ से. बात समझ में आई? तो हमेशा क्या होता है? द एलिमिनेशन ऑफ बिगर अल्काइल रेडिकल इज प्रेफर्ड. So the presence of amino and hydroxyl group which are electron donating in nature reduce the relative abundance of acylium RC triple bond O ion plus the presence of electron withdrawing substituents such as nitro and cyano increase the relative abundance of the ion. तो ये जो ग्रुप है अमाइनो एंड हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है इनका नेचर, और ये जो है एसाइलियम आयन की जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको कम कर देते हैं. द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है जैसे नाइट्रो और साइनो है तो इंक्रीज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयन. तो ये जो है वो फ्रेगमेंटेशन को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द फ्रेगमेंटेड आयन. जितने अमाउंट में फ्रेगमेंटेशन मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें पीक मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेड आयन. So C is the third mode is the benzylic cleavage. In mode third, benzylic cleavage is an energetically preferred fragmentation mode. So in the case of aromatic compound, if benzyl radical is obtained, so in this case it is a preferred fragmentation mode. It involves the cleavage of carbon-carbon bond which is beta to the aromatic ring. ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होगा, और आप देखिए ये जो रिंग से है ये बीटा पोजीशन पर है, दिस इज द रिंग, ये अल्फा पोजीशन होगा, ये बीटा पोजीशन होगा. तो यहाँ पर ये रेडिकल जो होता है C6H5CH, दिस इज द बेंजालिक रेडिकल. तो क्लीवेज होगा R, इसमें से अल्काइल रेडिकल निकलेगा, एंड दिस बेंजाइल रेडिकल इज कन्वर्टेड इनटू ट्रोपोलियम कैटायन हुज पीक इज ऑब्टेन्ड एट M/E91. तो M/E91 पर जो पीक मिल रही है हमें वो किस वजह से? इट इज ड्यू टू C7H7 प्लस. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. बेंजाइलिक रेडिकल, बेंजाइल का क्लीवेज क्या होता है, उसमें से बीटा जो है R वो निकल जाता है, और जो बेंजाइल रेडिकल बना C6H5CH2 ये रीअरेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रोपोलियम कैटायन में. और ट्रोपोलियम कैटायन की वजह से जो मास स्पेक्ट्रम में M/E91 पर हमें पीक मिलती है. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज.